नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल यूपी के हाथरस में 121 दलितों की मौत के बाद पसरी हुई सियासी खामोशी पर है, क्योंकि हाथरस की घटना को लेकर गठित शुरुआती एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अब राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लिखा है कि एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित लगती है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भोले बाबा मतलब सूरजपाल को क्लीन चिट दी गई है। इसके पहले भी मायावती ने सूरजपाल के पाखंड में फंसकर जान गंवाने वालों को इंसाफ के लिए बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मायावती ने कहा था कि राजनीतिक स्वार्थ में आकर सरकार बाबा को बचाने की कोशिश न करे। हालांकि बीएसपी छोड़कर यूपी में न तो कांग्रेस पार्टी सूरजपाल के खिलाफ कुछ बोलने सुनने को तैयार है, न ही समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी विपक्षी पार्टियां भी इस पूरे मामले में कुछ बोल रही हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन के 6 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस एसपी का कहना है कि जिम्मेदारी सरकार की है और अफसरों को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ा जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी भी हाथरस गए तो मुआवजे की बात कर लौट आए। अखिलेश यादव तो सूरजपाल का नाम सुनते ही कहते हैं कि उन बातों को छोड़िए। रामगोपाल यादव कहते हैं कि हादसे होते रहते हैं, सरकार की गलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 121 लोगों की मौत के बावजूद सूरजपाल में ऐसा क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल उसका नाम लेने से बच रहा है। प्राथमिकी तक सूरजपाल के खिलाफ दर्ज नहीं की गई। क्या सरकार भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है? क्या उसके पीछे उत्तर प्रदेश की 20% दलित आबादी और 11% जाट वोट बैंक का पेच है? क्या पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में दलित वोट बैंक खिसकने के डर से राजनीतिक दल खामोशी ओढ़े हुए हैं? क्योंकि इसी पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र के दलित समुदाय में सूरजपाल के सबसे ज्यादा समर्थक हैं। तो क्या राजनेता इसीलिए चुप हैं कि बाबा पर बोलेंगे तो उनका वोट बैंक डोल जाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रथम मंगल को हादसा हुआ, द्वितीय मंगल भी गुजर गया, मगर मरने वालों के परिजनों के लिए इंसाफ का इंतजार खत्म नहीं हुआ। पिछले 9 दिनों के घटनाक्रम का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि सूरजपाल ने प्रथम मंगल के लिए कार्यक्रम का प्लान किया। पुलिस प्रशासन से उसकी परमिशन ली गई। उसमें लिखा गया कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो संस्था का मुखिया जिम्मेदार होगा। लेकिन प्रथम मंगल को घोर अमंगल हो गया। सूरजपाल के कार्यक्रम से निकलते ही हादसा हो गया। 121 लोगों की जान चली गई। सीसीटीवी तस्वीरों में संस्था का मुखिया अपने काफिले के साथ भागता हुआ दिखा। तब तो कार्यक्रम की प्रशासनिक मंजूरी लेने वाला देव प्रकाश मधुकर भी भाग गया था। हादसे के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो पहले एसआईटी बना दी गई, फिर न्यायिक कमेटी बना दी गई। गरीब दलित मजदूर टाइप के 12 लोग पकड़ लिए गए। उधर 125 लोगों से पूछताछ के बाद एसआईटी की रिपोर्ट आई तो पुलिस प्रशासन और आयोजक पर ठीकरा फोड़ा गया। सिकंदरा राव के एसडीएम सस्पेंड हो गए, सीओ सस्पेंड हो गए, एसएचओ सस्पेंड हो गए, तहसीलदार सस्पेंड हो गए, कचौर के थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गए, पोरा के चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए। मतलब पुलिस प्रशासन से 6 अफसर निलंबित हो गए, लेकिन जिम्मेदारों में सिर्फ मुख्य सेवादार गिरफ्तार किया गया। संस्था का मुखिया फिर भी गायब रहा। और इस पूरी घटना के दौरान पहले दिन से राजनीतिक बयानबाजी भी जारी रही। पुलिस की नाकामी पर बयानबाजी हुई, प्रशासन की लापरवाही पर बयानबाजी हुई, बदहाल स्वास्थ्य इंतजाम पर बयानबाजी हुई, आयोजकों की बदइंतजामी पर बयानबाजी हुई, लेकिन कार्यक्रम के आयोजक संस्था के मुखिया यानी सूरजपाल के खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सिवाय मायावती के। हादसे के दिन मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और संवेदना जाहिर करते हुए जांच और मुआवजे की मांग की। हादसे के 4 दिन बाद फिर एक पोस्ट लिखा और तब सूरजपाल के पाखंड पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। और फिर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद लिखा कि सूरजपाल को क्लीन चिट देना दुखद भी है और चिंताजनक भी। जब सूरजपाल के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन की खामोशी है, सरकार कुछ बोलती नहीं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सारे चुप्पी ओढ़े हुए हैं, तब सवाल उठे हैं कि 121 मौतों पर सियासी खामोशी का खेल क्या है। आंकड़ों की पड़ताल की गई तो पता चला कि सारा मामला वोट बैंक का है।
दरअसल यूपी में कुल आबादी में 21% दलित हैं। दलितों में सबसे ज्यादा जाटव हैं, जिनका हिस्सा यूपी की कुल आबादी में 11% है। इसी 11% जाटव वोट से जुड़े सबसे ज्यादा समर्थक नारायण साकार हरि के हैं। यूपी के जिन 16 जिलों के लोगों की मौत हादसे में हुई, उन 16 जिलों में 13% से लेकर 28% तक दलित आबादी है और इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा सूरजपाल यानी नारायण साकार हरि से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मायावती को छोड़कर बाकी दल सूरजपाल के खिलाफ खामोश क्यों हैं, ये समझिए। दरअसल यूपी में जाटव और अन्य अनुसूचित जाति के वोट फीसदी के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2014 के मुकाबले 2024 में यूपी में एनडीए के मुकाबले जाटव वोट इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिले। उनका जाटव वोट 19% तक बढ़ गया। अन्य दलित वोट भी 41% जैसा भारी भरकम इजाफा इंडिया गठबंधन को और बढ़ा है और इसका सारा नुकसान बीएसपी को हुआ है, जिसे जाटव वोट बैंक में 24% और अन्य दलित वोट में 15% का नुकसान हुआ है। और ऐसी सूरत में जबकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तब ना तो सत्ताधारी दल यूपी में दलितों के बड़े तबके के आराध्य बन चुके सूरजपाल के खिलाफ कुछ कहना करना चाहता है और न ही विपक्षी दल, क्योंकि यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 8 सीटें पश्चिमी यूपी और अवध की हैं, जहां सूरजपाल का अच्छा खासा प्रभाव है। दूसरी ओर खबर है कि कभी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी इस बार उपचुनाव भी लड़ सकती है। यही वजह है कि अन्य दलों की खामोशी के बावजूद मायावती सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग बार बार कर रही है। आज तक ब्यूरो। बीएसपी की मुखिया के अलावा बाकी किसी भी दल को उठा लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां, कोई भी बाबा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब सवाल यह है कि यह सब कुछ क्या वोट बैंक की सियासत के कारण है? 121 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक बाबा के खिलाफ न कोई कुछ बोल रहा है, न कार्रवाई के नाम पर कुछ हो रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुनील सिंह यादव जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एमएच खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में संगीत रागी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे और हमारे साथ बाबा के वकील भी होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनील सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो मायावती जी ने भी खुलकर कह दिया है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना। देखिए उन्होंने जो लिखा है वही मैं पढ़ देती हूं। इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आरोपी भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों की चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तो मायावती भी बोल रही हैं, लेकिन बाबा का नाम ले लो तो सपा ने भी चुप्पी साध रखी है। देखिए चित्रा जी, सवाल बाबा के नाम का नहीं है। सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ, इतनी जाने गई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है। और सरकार तो साजिश बता रही थी। अब सरकार ने जब एसआईटी जांच बिठाई, जांच की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में क्या आया है, सरकार ने स्वतः मान लिया कि प्रशासनिक फेलियर था, सरकार की नाकामी थी, उससे हादसा हो गया। और हादसे के बाद जब लोग घायल अवस्था में अस्पताल ले जाए गए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, एम्बुलेंस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो ये आखिर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि यहाँ सब कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं, वो सच आ गया। प्रशासन की गलती, आपने एसडीएम को, सीओ को और छोटे कर्मचारियों को आपने सस्पेंड कर दिया। आपका सस्पेंशन डीएम तक क्यों नहीं गया, कप्तान तक क्यों नहीं गया? और अगर क्लीन चिट बीजेपी सरकार ने दी है तो मायावती जी जो सवाल खड़ा कर रही हैं उसका जवाब सरकार दे कि क्लीन चिट सरकार ने दी है। हम तो आपके कार्यक्रम में चित्रा जी आप कह रहे हैं कि सारी बातें सही हैं, एक बार भी सुनील सिंह जी आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन जब ये कहा जाएगा कि बाबा को छोड़कर बाकी सब दोषी हैं तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा। जरा दो बड़े नेताओं की बयान सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर
उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं। सरकार पर तमाम सवाल है, लेकिन बाबा पर कोई भी सवाल नहीं। सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, हम खुद भी पूछ रहे हैं, लेकिन सुनील सिंह जी जो मुख्य आयोजक है उसके खिलाफ भी आप लोग बोलेंगे। जब अखिलेश जी से सवाल पूछो तो वो बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ ही वो बात को लेकर जाते हैं। वहीं रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं हादसे होते रहते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने या माननीय रामगोपाल जी ने कहा है, क्या उनमें सच्चाई नहीं है? और अगर ये कार्यक्रम बाबा या आयोजक सरकार से अनुमति लेकर के कर रहे थे, ठीक बात है कि अनुमति सरकार बता रही कि 80-85 हजार की अनुमति थी। हाँ। आ गए 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख लोग, तो फेल कौन हुआ है? सवाल मैं तो आज तक पे आपसे जानना चाहता हूं। मायावती जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है? मायावती जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है? नहीं, जांच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई दोषी है तो दोषी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन SIT जांच हुई, जांच SIT समाजवादी पार्टी ने नहीं गठित की। समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है। अगर सरकार ने क्लीन चिट दिया है तो ये सवाल जो आप हमसे कर रही हैं, ये सवाल सरकार से बनता है। ठीक है, सरकार से ये सवाल लगातार हम पूछ भी रहे हैं, लेकिन एमएच खान जी जल्दी से आपके पास आते हुए, उसके बाद आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एमएच खान साहब, मायावती जी को क्यों लगता है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, आप बताइए क्यों नहीं होनी चाहिए? मेन आदमी तो वही है ना। मेन आदमी वही, वो कह रहा है कि हमारे पैर की धूल ले लो तो स्वस्थ हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, कोई चीज तकलीफ में नहीं रहेगी, वो आदमी कह रहा है। और वो कहते हुए जब निकला है तो लोगों ने उसके पीछे दौड़ लगाई है। तो बाबा का तो साफ साफ बयान है। SIT जो है वो भटका रही है। SIT आने के पहले पूरा हिंदुस्तान जान रहा था कि ये लोग ज्यादा दोषी हैं और वो भी कम दोषी नहीं है। CO और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे, क्या करने गए थे? CO को और SDM को और इंस्पेक्टर को बर्खास्त करना चाहिए। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है चित्रा जी, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। ये चारों अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। SP DM को ट्रांसफर तुरंत करना चाहिए। वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईमानदार अधिकारी को भेजना चाहिए, जिससे मेन मुलजिम बाबा पकड़ा जा सके। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या समझ में आ रहा है? SIT एक तरह से अगर क्लीन चिट दे रही है ना, अखिलेश यादव बोल रहे हैं अभी तो लोकसभा में यूपी की वो सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मुलाकात करके आते हैं, जब बाबा पर सवाल पूछो तो वो भी घूम के किसी और गली लेकर जाते हैं। अगर ये तमाम पार्टियां BSP को छोड़कर बाबा पर एक सुर ले रही हैं तो क्या वजह समझ में आती है एमएच खान जी? सिर्फ ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए इस समाज में अगर सत्ता में आप हैं, विपक्ष में आप हैं, तो आपको जनता के हित को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज और मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूं चित्रा जी, कि उसमें 90% महिलाओं का हत्या हुई है। 90% महिलाएं मरी हैं, बाकी बच्चे मरे हैं। आदमी कहां से आया, कहां किसके लिए आया? इतना बड़ा आयोजन और SDM ने परमिशन दे दिया कि जाइए आप करिए। ये तो सीधा घोर ऑर्गेनाइजर ये लोग कर रहे थे। लेकिन सवाल इस बात का है जो मेन आदमी है बाबा, उसको SIT ने मुलजिम नहीं बनाया। ये SIT ने यही सबसे बड़ा सवाल है। और जो 121 लोग मारे गए हैं उनमें से ज्यादातर दलित समुदाय के ही हैं। उनके खिलाफ न्याय क्या अधूरा नहीं माना जाएगा? सुनील सिंह जी आप हाथ उठा रहे हैं, अपनी बात कह दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी, और मैं फौरन आ रही हूं आपके पास भी, अनिल दुबे जी अपनी बात। देखिए चित्रा जी, मैं कोई बाबा का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एमएस खान साहब से केवल एक सवाल है। आज तक के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को याद है, एक बार लखनऊ में महारैली आयोजन मायावती जी ने किया था, और जब रैली खत्म हो गई तो वापसी में चारबाग रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हादसा हो गया था। कई महिलाएं, कई बच्चे, कई पुरुष मर गए थे। तो उसमें क्या मायावती जी को जेल भेज दिया था? मायावती जी जेल गई थी?
मायावती जी आरोपी बनी थी क्योंकि वो रैली मायावती जी ने बुलाई थी, मुख्य अतिथि मायावती जी थी, लोग सुनने मायावती जी को आए थे। हम केवल एमएस खान साहब से जानना चाहते हैं, उसमें सरकार अगर मायावती जी को जेल भेज देती, क्या वो सही फैसला था? किसकी सरकार थी उस समय? खुद मायावती जी की सरकार थी। हाँ, खुद मायावती जी की सरकार थी और वो अपने आप को जेल भेज देती। कैसी बातें, क्या सवाल पूछ रहे हैं सुनील सिंह यादव जी? मायावती जी खुद ही मुख्यमंत्री थी और वो अपने आप को जेल भेज देती, ये मतलब ये कहाँ का सवाल है? आपको लग रहा है कि ऐसा संभव हो पाएगा सुनील सिंह जी? लेकिन जो भी कार्यक्रम का मुख्य वक्ता या फिर मुख्य आयोजक होता है, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तो बनती ही है ना। फिर आपने बचा लिया बाबा को, तो साफ साफ बोलिए ना कि बाबा निर्दोष हैं। तो इसमें मायावती का उदाहरण देने की जरूरत क्या है? साफ साफ बोल दीजिए कि बाबा निर्दोष है। अरे आप बोल ही रहे हैं वैसे ही। आशुतोष जी, संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएस खान जी जल्दी से वो उदाहरण दे रहे हैं जब भगदड़ का। नेता बोल रहा है कि हादसा है, हाँ। तो ये बेशर्मी की हद कर रहा है सुनील साजन एक बच्चों की तरह से बात कर रहे हैं। जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं वैसे ही ये समाज के लोगों के साथ खेल रहे हैं। ऐसे लोगों को तो राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए। अरे 121 वो गरीब लोग हैं ना, और गरीबों की आवाज सुनने वाला कौन है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है सर, राजनीति समझ में आ गई। हाँ, एक बार आशुतोष जी के पास आते हुए शर्म आनी चाहिए आपको यार। उस वक्त क्या मायावती जी दोषी थी या नहीं? हाँ या ना? लोगों का कोई बता दीजिए, मायावती जी ने रैली भी बुलाई, रैली में लोग आए, कुछ तो शर्म करो यार। स्टेशन पे भगदड़ हुई, कई जाने चली गई, उसपे मायावती जी दोषी थी या नहीं थी? मायावती जी पे आरोप लगना चाहिए था, मुकदमा चलना चाहिए था या नहीं? आप दोहरी बात मत करिए। के फेवर में बोल रहे हो आप नहीं, मैं बाबा के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके भी फेवर में नहीं हूँ। मारे गए लोगों के फेवर में हो। आप क्या हो? आप दो तरीके के हादसों को दो नजरिए से नहीं ले सकते। अगर मायावती जी दोषी थी तो 2007 से 12 तक उनकी सरकार थी। 12 में अखिलेश जी आए, उसके बाद करवा लेती जांच। मायावती जी पर एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, जब भी बाबाओं की बात आती है तो फिर सत्ता का चरित्र या विपक्ष का चरित्र एक जैसा क्यों नजर आता है? उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां एक सुर में बाबा का कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ मायावती जी को छोड़कर। क्या वजह समझ में आती है? चित्रा जी, इस पूरे मामले के 4 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जिन्होंने आयोजन किया तो उनकी जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी नहीं? मेरे ख्याल से उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से ना तो वो भाग सकते हैं, ना उनको भागना चाहिए, और भागने की कोशिश करें तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहा था? क्या उसके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं थी? क्या उसको जानकारी नहीं थी कि इतनी छोटी सी जगह में इतने लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे? और ये जिम्मेदारी सिर्फ उस इलाके के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके नहीं हो सकती है। कम से कम ये जिम्मेदारी वहां का जो डीएम है, एसपी है, एसएसपी है, डीआईजी है, आईजी है या कमिश्नर है, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक इस देश के अंदर इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। 100 मर जाए, 1000 मर जाए। आप देखिए, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद फिर क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। इसका तीसरा स्तर है। तीसरा क्या है? इसकी जो सबसे खराब और गलत बात वो है कि जब हम धर्म और अंधविश्वास से फर्क करना बंद कर देते हैं, जब इस तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है कि कोई आदमी किसी लड़की को जिंदा कर सकता है, मिट्टी लगा के किसी का उद्धार कर सकता है, जब धर्म अंधविश्वास का रूप अख्तियार कर लेता है तब वो खतरनाक हो जाता है। और इसके बारे में भी प्रशासन को सोचना चाहिए, राजनीति को सोचना चाहिए, तमाम विद्वानों को सोचना चाहिए आखिर में ऐसा क्यों है और इसका इलाज क्या। और चौथा है, जो उससे भी ज्यादा घृणित है, जब राजनीतिक वोट बैंक के लिए, राजनीतिक वोट के लिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, उनके नेताओं के मुंह सिले रहते हैं। ये इसका ज्यादा आपने देखा किस तरीके से हरियाणा के अंदर क्या हुआ। उस आदमी का नाम क्या था जिसको लगातार पेरोल मिलता रहा, जिसके ऊपर क्या आरोप था? महिलाओं के साथ बलात्कार का और हिंसा का। हरियाणा की सरकार लगातार उसको पेरोल देती रही। क्यों देती रही? किस आधार पर देती रही? उसका क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के अंदर? क्या वो क्रिमिनल नहीं है? लेकिन उसके बारे में कहा नहीं था वो तो क्रिमिनल नहीं। उसकी तो दिक्कत क्या है कि जब हम धर्म गुरु में मतलब जो देश को, समाज को, जनता को रास्ता दिखाए, रोशनी दिखाए,
जो अंधविश्वास के कुएं में लोगों को झोंकने का काम करते हैं, ऐसे बाबाओं के ऊपर बैन लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बिल्कुल, वो इस्लाम से संबंधित हो, वो ईसाइयत से संबंधित हो, वो सिख धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो। अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी और प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो फिर इसी तरीके से बिल्कुल। इसके पहले कि मैं संगीत रागी जी के पास और अनिल दुबे जी के पास जाऊं, आशुतोष जी एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। मायावती जी ने जो आरोप लगाए हैं, क्या एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित दिखाई देती है? 100% राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ती है, इसमें कोई दो राय। और मैं इस मामले में मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत की कि उन्होंने बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है और यह कहा है किस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। काश इसी तरीके की आम राय समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी में होती, आरएलडी में होती तो ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होती और इस तरीके से हादसे नहीं होते। संगीत रागी जी, बीजेपी डर रही है क्या कि बाबा के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो यूपी में 21% दलित वोट है, 11% जाटव है, कहीं ऐसा ना हो अभी 2024 में तो थोड़ा इधर उधर खिसक के इंडिया गठबंधन में चला गया, कार्रवाई हो जाएगी तो और मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो बाबा को पहले एक क्लीन चिट दे दो। संगीत रागी जी, डर है ना इसके पीछे वोट बैंक का? अब देखिए, ये तो ऐसा देखिए, यदि देखिए चित्रा जी, यदि इस बात का डर होता तो इस बात का डर तो सबसे ज्यादा मायावती जी को होना चाहिए था। मायावती जी जिस कम्युनिटी का वोट बैंक एक मुश्त प्राप्त करती हैं वो तो इसी कम्युनिटी की है, दलित कम्युनिटी की है। और वो यदि खुल करके बात कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा कर रही हैं। मुझे लगता है कि बाकी मैं इस बात से, आशुतोष की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूँ, अंधविश्वास और भक्ति ये दोनों की परिभाषा कहाँ से गढ़ी जाएगी, कैसे की जाएगी, और समाज जब इस पर उतारू हो जाए तो राज्य इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की उसकी गुंजाइश नहीं बच जाती है। राज्य का दायित्व यहाँ से शुरू होता है कि यदि जितना स्ट्रेंथ चाहिए था उतना ही वहां पर होना चाहिए था। उसकी व्यवस्था, जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोगों को वहां पर बुलाया, भगदड़ मचाई, और खासकर से आयोजक, वो इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बाबा जिन्होंने कहा कि भाई चरण रज लेकर के ही जाइए, क्या वाकई इसी के कारण वहां पर भगदड़ मचा? ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। यदि ये सुनिश्चित हो जाता है कि बाबा ने ऐसा किया तो संयोजक क्या कर रहे थे? मान लेते हैं कि उन्होंने कहा होगा कि चरण रज लेकर के जाइए, लेकिन क्या आज भी हम देख रहे हैं, कई ऐसे इंटरव्यू हमने उसके बाद भी देखे, उसमें कई उनके भक्त आज भी कहने वाले थे कि नहीं, बाबा की कोई गलती नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि ऐसे में कैसे दंडित किया जाए, कौन निर्दोष। मुझे लगता है कि इसके बारे में गहराई से छानबीन की जानी चाहिए। और मैं एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ, जो भी बाबा इस गलत से काम में गलत काम, तमाम और एजेंसियां जांच कर रही हैं, कौन करेगा? बिल्कुल ये सरकार को ही करना होगा, ये सरकार का ही दायित्व है। और मुझे लगता है इससे वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये हम देख चुके हैं। देखिए, आसाराम बापू पर कार्रवाई हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव हार गई थी क्या? वो तो गुजरात से ही आने वाले थे, उनकी बड़ी प्रतिनिधि थी। एक बार ऐसा लगा था कि से पूरा हिंदू समाज में साधु संत जो है साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई दोषी है, अपराधी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। और ये बात है कि ये सभी धर्मों के खिलाफ क्यों नहीं करना चाहिए? अब जो आकर के तंत्र मंत्र कर करके गलत तरीके से मतांतरण करने वाले हैं, क्रिश्चियन मिशनरी जो जगन्नाथ जी की मूर्ति लेते हैं और उसको माचिस से जला करके कहते हैं देखो भगवान तुम्हारा तो जल गया। ऐसी चीजें जाने दूंगी संगीत रागी जी। अभी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारे अंधविश्वासों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार होने चाहिए। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोग अंधविश्वास से घिरे हुए हैं तो आप और हमारे जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि पानी, हैंडपंप के पानी से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। आपको तमाम रोग हैं, हैंडपंप का पानी पीने से ठीक नहीं हो सकता। चरण रज से आपके जीवन में खुशियां नहीं आ जाएंगी। इस बात को समझिए संगीत रागी जी। अब दूसरी जगह आप मत जाइए, मुझे समझ में आ रहा है आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आशुतोष जी जवाब देना चाह रहे हैं। चित्रा जी सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। देखिए, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन यह भी इस बात पर भी आपको सहमत होना पड़ेगा
कि टैबलेट जो है वो पैरासीटामोल दे करके और कहें कि ये किसी एक धर्म के कारण जो है वो इशू के कारण ऐसा हो गया, तो ये भी अंधविश्वासी फैलाना है। फिर आप कहीं और जा रहे हैं ना, खिलाफ भी कार्रवाई, जिसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, आप सरकार है भैया, कार्रवाई कीजिए। किसने मना किया? अभी 121 लोगों की मौत का सवाल है और 121 लोगों में ज्यादातर दलित समुदाय से आने वाले लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, जिनमें से बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं। उनको ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। जब एक महिला ये बातें कहती है ना, ये मेरे तन के पति हैं, बाबा मेरे मन के पति हैं, तो ये बताना पड़ता है कि आप किस तरह से इसका शिकार हो चुके हैं। आशुतोष जी कुछ बातें बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अनिल जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए। उनका ये कहना है कि जब बड़ा, ठीक है सर, जब बड़ा वर्ग एक बाबा पर इस तरह का विश्वास करता हो आशुतोष जी, तो फिर उसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई मुश्किल हो जाती है, ये कह रहे हैं संगीत रागी। नहीं, संगीत जी ने जो बातें कही काफी हद तक सही है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो सरकार, राजनीतिक पार्टियों और इंटेलेक्चुअल्स का ये काम है समाज के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना, जो हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। साइंटिफिक टेम्पर की बढ़ाने की जगह अगर हम अंधविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें होंगी। मैं नहीं कह रहा हूं किसी बाबा खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन अगर कोई बाबा प्रच्छन्न रूप से अगर वो अंधविश्वास फैला रहा है, लोगों को कूप मंडूक की तरफ लेके जा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर बहुत जबरदस्त उदाहरण इस बात का कि कैसे धर्म गुरुओं ने, जो लोग साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने की बात कर रहे थे, उनका खुलेआम मर्डर किया गया। गोविंद पंसारे जैसे लोगों का खुलेआम मर्डर किया गया। वो अंधविश्वास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे, और जिन लोगों ने उनका मर्डर किया उनके खिलाफ ना तो कार्रवाई आगे बढ़ पा रही है, ना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ पा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो ये जो राज्य सत्ता की जो कॉम्प्लिसिटी है, उनका जो जुड़ाव है ऐसे धर्म गुरुओं के माध्यम से, वो दिक्कत पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूं, आशाराम बापू हो या कोई हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी धर्म का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रिश्चियनिटी में हो या इस्लाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर धर्म में की अपनी एक स्वायत्तता होती है। हर धर्म समाज को रोशनी दिखाने का काम करता है, लेकिन अगर धर्म धार्मिकता की जगह अगर अंधविश्वास फैलाने लगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस समाज के जागरूक लोगों को खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए। दिक्कत क्या है कि बाबा के नाम पर हमारा जो जागरूक समाज है वो भी नहीं खड़ा होता, वो भी जो है अपना मुंह बालू में छिपा लेता है। और राजनीतिक दल तो सबसे कायर लोग होते हैं, उनको लगता है इस घटना के बाद से तो ऐसा वोट उनके हाथ से फिसल जाएगा, फिर कभी वो जीत नहीं पाएंगे। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इस पर कठोर कुठाराघात होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अगर मायावती जी की ओर से यह बयान दिया गया है तो उसके पीछे का कारण यह है कि दलित और जाटव वोट इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। अब आगामी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए, और वो उसके पीछे बाबा को मानती है क्योंकि ज्यादातर फॉलोअर उसी वर्ग से आते हैं। अनिल दुबे जी, लेकिन आपके पास आते हुए देखिए, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है, 121 मौतों का सवाल है और इस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कतई नहीं होनी चाहिए। अनिल दुबे जी। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल जवाबदेही है सरकार की, और मैं सहयोगी दल के नाते मानता हूं कि हमारी भी जवाबदेही है। और कोई भी जो भी दोषी होगा, आज एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई है, एसआईटी की जांच के बाद एसडीएम, सीओ और जो कुछ लोग जो है पनिष्ट किए गए हैं, उनको हटाया गया है। मैंने शुरू से ये कहा कि इस घटना के लिए जिला प्रशासन का जो रवैया है वो देखा जाना चाहिए। और चूंकि एसआईटी जांच कर रही थी और उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी हो रही थी, जुडिशियल इंक्वायरी की भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन या जो भी इसका दोषी होगा, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो आयोजक में से कोई और हो जो बच रहा हो, मैं समझता हूं कोई बचेगा नहीं। जो भी दोषी होगा वो निश्चित रूप से दंडित होगा। तो फिर बाबा को क्लीन चिट तो पहले ही दे दिया ना सरकार ने। नहीं चित्रा जी, एफआईआर में नाम आगे पीछे बढ़ा करते हैं। हाँ। अगर बाबा दोषी होंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि बाबा के खिलाफ भी एफआईआर होगी। हाँ। जो कोई भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। और मैं तो बाबा को, मैं अपनी तरफ से मैं तो कहता हूं कि अगर वो संत होते, हाँ। तो जो भी जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिजनों से मिलने का काम करते, जो लोग घायल हैं उनका हालचाल पूछते, वो जो है अपने आप को विलुप्त न कर लेते। वो गायब। मैं तो संत, उनको जो है मैं संत मानने को ही नहीं तैयार हूं कि उन्होंने जिस तरह की का रवैया अपनाया है, ये उनका रवैया ठीक नहीं है। लेकिन सरकार पीड़ितों के साथ है, घायलों के साथ है, और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। हम लोग भी सरकार में हैं, हम अपनी सामूहिक जिम्मेदारी मानते हैं।
और हाथरस का मामला है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने भी प्रतिनिधिमंडल भेजा, सरकार का भी प्रतिनिधिमंडल गया। अगर कोई दोषी है, जिन बातों पर आप जिन सवालों को आपने उठाने का काम तो खुद किया है, मुख्यमंत्री गए थे, हाथरस में राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन क्या हो गया? बचेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, एक आयोजक को पकड़ लिया। बाबा को लेकर देखिए, हो सकता है एक बड़ा वर्ग उन पर भरोसा करता हो, यकीनन वो दलित जाति से आते हैं, जाटव जाति से आते हैं, लेकिन 121 जो मौतें हुई हैं उनमें से भी ज्यादातर दलित हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं, उनकी पूछ परख तक करने नहीं आते। एक दिन अचानक उनका वीडियो आता है और वो कहते हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। सवाल इस बात को लेकर पूछा जाता है और सवाल इस बात को लेकर भी कि वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे क्यों नहीं मानी जाए, क्योंकि जब भाई अलग अलग हादसे होते हैं, हमने देखा है। आप मेरी बात सुनिए सर, अनिल दुबे जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। जब भी किसी भी तरह के हादसे होते हैं, जो सबसे शीर्ष होता है, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो समाज का एक तबका हो, सबसे पहले उसी को लेकर आवाज उठाता है कि ये इस पद पर कैसे बैठे हुए हैं। और यहां पर बाबा को लेकर तो सबकी जुबान एक जैसे दिखाई दे रही है। अगर मायावती जी ने आज ये बयान नहीं दिया होता तो सत्ता का सारा चरित्र सत्ता पक्ष विपक्ष का एक ही दिखाई देता। और इसके पीछे वोट बैंक की सियासत है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21% दलित हैं, इस बार 11% जाटव हैं। जाटवों ने इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। बीजेपी को भी इस बार नुकसान हुआ है, यही कारण है कि उसकी सीटें घट गई हैं। मायावती को भी बड़ा नुकसान हुआ है, तो मायावती बोल रही हैं। और उसके पीछे वजह मानी जा रही है, अखिलेश यादव ने जाकर बाबा से मुलाकात की थी, जिसके बाद बाबा ने हो सकता है कोई इशारा दिया हो। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरफ इशारा करती है अनिल दुबे जी, तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि वोट बैंक की सियासत नहीं है और आप लोग बड़े पाक साफ हैं। मैं विपक्ष जरूर इस घटना पर, इस हादसे पर विपक्ष जरूर राजनीति कर रहा है, लेकिन हम लोग इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम आपके चैनल पर ईमानदारी से ये कह रहे हैं कि अगर बाबा भी दोषी होंगे तो बाबा दंडित होंगे। एफआईआर में नाम चित्रा जी हमेशा आगे पीछे भी बढ़े हैं। अगर वो दोषी होंगे तो निश्चित रूप से वो दंडित होंगे। और अगर एसडीएम से ऊपर का भी कोई अधिकारी दोषी होगा तो वो भी दंडित होगा। कोई बचेगा नहीं। इसमें हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग पीड़ितों के साथ हैं और उनकी जाति और धर्म के आधार पर हम लोग फैसले नहीं ले रहे हैं। सुनील सिंह यादव जी, वो कहना है सरकार जाति और धर्म देखकर फैसले नहीं लेती है। नहीं, मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं अनिल जी से भी और जो सरकार के पक्ष में बयान देने को बैठे हैं कि आपको सरकार दोषी लग रही कि नहीं लग रही? सरकार में उस जिले का डीएम दोषी लग रहा है, केवल एसडीएम दोषी लग रहा है? अगर वहां का केवल सीओ दोषी लग रहा है या कप्तान भी दोषी लग रहा है? और उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, जिन अस्पतालों में दवा नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी? तो अगर आप जोड़ेंगे तो दोषी तो सरकार भी है। तो सरकार क्या अपने आप को दोषी मान रही है? और नहीं मान रही तो अपना नकारापन, अपनी नाकामी आप छिपाइए नहीं। आप जिस पर मर्जी हो उस पर कार्रवाई करिए। सरकार निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं कि आडंबर, भ्रम, अंधविश्वास फैलाना संविधान के खिलाफ है। संविधान में उसके लिए भी जगह है कि अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, तथ्यों के खिलाफ बात कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए ना, एफआईआर करिए, उसको जेल में डालिए। अरे आप लोग भी तो जाकर उसी बाबा के चरण में बरज के लिए पहुंच जाते हैं ना, जो बाबा हैंडपंप से कैंसर ठीक करने का दावा करता है। सुनील सिंह जी, जब बड़े बड़े नेता जाएंगे, आप मेरी बात सुनिए ना, जब बड़े बड़े नेता जाएंगे वहां पर तो यकीनन लोगों को भरोसा होगा कि भैया कुछ तो होगा बाबा में, कितने बड़े बड़े लोग आके नतमस्तक हो जाते हैं। इस बात से कैसे इनकार कीजिएगा? क्या ये जानकारी आप लोगों तक नहीं है कि बाबा की ओर से दावा किया जाता है कि वो हैंडपंप से, उनके आश्रम में जो हैंडपंप है उससे तमाम बीमारियां दूर होती हैं, उनके चरण रज यानी कि पैरों की धूल लेने भर से घर में खुशहाली हो जाती है? क्या ये बातें आप लोगों को जानकारी में नहीं है? चित्रा जी, आपके इस सवाल को मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि जो ये बाबा लोग हैं, इनके मंचों पर बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। हमारे नेताओं की भी तस्वीर आई है, आसाराम जी के साथ मोदी जी की भी तस्वीर थी, राम रहीम के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर थी। हम ये मानते हैं कि पॉलिटिकल लोग कहीं न कहीं उन मंचों पर चले जाते हैं जहां आस्था दिखती है, लेकिन फिर भी सरकार को कौन रोक रहा है कार्रवाई करने के लिए? कानूनी तौर पर उन लोगों को सजा देने के लिए जो दोषी है। ठीक है, कौन रोक रहा है? हाँ, बोले संगीत रागी जी, कौन रोक रहा है?
और वो कह रहे हैं कि एक तस्वीर को अखिलेश यादव के लेकर जो इशू बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, अब आसाराम के साथ तो आपके भी तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के देखे गए थे और हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे आशुतोष जी। ऑडियो आपका म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है संगीत जी, एक बार अगर आप अपने आप को बोले चित्रा जी आवाज आ रही है? आ रही है चित्रा जी देखिए, कोई भी आस्था का, देखिए कोई भी साधु या महात्मा यदि अपने मंच पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है उससे तो प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां पर भीड़ होती है नेता लोग अक्सर चले जाया करते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं उनके पास भी नेता लोग जाते हैं। अब वो जाकर के ये इस मीमांसा तो करने के लिए वो ठहरे नहीं कि ये व्यक्ति शुद्ध है, अपवित्र है, भ्रष्टाचारी है या गलत है, इतना अंदर जाकर के गहराई से व्याख्या करके या गहराई से पता करके तो वो जाते नहीं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, उनको जहां दिखता है कि इनके फॉलोअर्स हैं उस बाबा के पास, वो भी आपने देखा होगा कि इसी बागेश्वर जी को बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते थे और कांग्रेस पार्टी के लोग भी जाते थे। ये कांग्रेस पार्टी एक तरफ उनका विरोध करती थी और कमलनाथ उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके जो है वो मध्य प्रदेश में उनका कथा कहवाते थे। तो फिर जाकर के छिंदवाड़ा में बिल्कुल आप देखते हैं उनके दोनों वो और उनके बेटे दोनों पैर रज धो करके और अपने शीश पर लगाते थे। तो अब आप इसे किसको रोकेंगे? किसी को नहीं रोक सकते। महत्वपूर्ण बात यह है, आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब से 114 मौतें हो गई हैं। यदि ये मौतें नहीं होती तो क्या इस प्रकार की चर्चा हम करते क्या? अंधविश्वास पर चर्चा करते क्या? और अंधविश्वास पर चर्चा करते तो सारे धर्मों के बारे में हम चर्चा करते हैं क्या? ठीक है, हम नहीं करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ठीक है, जब से वो सामने आए हैं उसके बाद से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लगातार आकर वो जवाब भी दे रहे हैं। वरिष्ठ वकील हैं एपी सिंह, जो बाबा का पक्ष लगातार रख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव है। आपका बहुत स्वागत है एपी सिंह जी। बाबा जी कहाँ हैं इस वक्त? भारत में है, हिंदुस्तान में है ना। वो आपको किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए मिलेंगे, ना किसी बेसमेंट में मिलेंगे, ना कहीं भेष बदले हुए मिलेंगे, ना नेपाल मिलेंगे। मैं उनका एडवोकेट होने के नाते एक एश्योरेंस आपको दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की जांच एजेंसियों में विश्वास रखते हैं, भारत सरकार पर विश्वास रखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास रखते हैं, एसआईटी पर विश्वास रखते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस के नेतृत्व में और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस के उसमें जो कमीशन बना है उस पर विश्वास रखते हैं जब भी जहां जो जब भी जरूरत हो। लेकिन ना तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो एफआईआर में उनका नाम नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। जहां घटना स्थल साजिशपूर्ण तरीके से की गई, वहां से 30 से 35 मिनट पहले वो समागम का समापन करके जा चुके थे। मोबाइल फोन रखते नहीं हैं, कोई सोशल साइट्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और ये जिस तरह से लिंक्डइन, फेसबुक पेज, ये कुछ चलाते नहीं, फोन रखते नहीं हैं। हाँ, भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और जो चलाया जा रहा है इतने आश्रम, उनके नाम कोई आश्रम नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कोई वहां नोट वोट की अपील कभी नहीं की जाती है। किस पार्टी को नोट दो, किसके लिए वोट दो, नोट दो। नोट और वोट कोई डोनेशन, कोई चंदा, कोई चढ़ावा, कोई दान पात्र वहां होता नहीं है। अपने लोग व्यवस्था करते हैं। कमेटी जो होती है, आयोजन समिति जिसे कहते हैं, आयोजन समिति उनसे बस समय लेती है और अपना आयोजन अपने आप, ऐसा नहीं बिना धन के कोई कार्यक्रम हो जाता हो, अपने कमेटी आपस में कलेक्शन करती है, सेवाएं बांटती है, जल सेवा, भोजन व्यवस्था, मंच सेवा, पंडाल सेवा, जनरेटर सेवा, व्यवस्था, पार्किंग की, कार पार्किंग, वाहन पार्किंग, जो भी है, इस तरह से दरी ये सब व्यवस्थाएं करते हैं बस। और इसके अलावा जो आयोजन समिति है, करके इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित करती है, उनको मैं सरेंडर 121 लोग मारे गए हैं, क्यों नहीं मुआवजा का ऐलान कर दिया जाता है? कमेटी के पास इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े आयोजन करती है वो। मैंने किए हैं, नारायण साकार हरि ने आपको भी स्टेटमेंट दिया है, अपना बयान दिया है, उसमें उन्होंने, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने प्रार्थना की है जिला स्तर की कमेटियों से, सभी जिले की कमेटियों की, जहां जहां जिस जिले के जो मृतक हैं,
जितने मृतक हैं उनके परिवार की पूरे जीवन भर तन मन धन से सेवा करना, हर तरह की सेवा करना। कोई बेटी बहन बेटी पढ़ाई के लिए न रह जाए, कोई बेटा पढ़ाई के लिए न रह जाए, कोई बहन बेटी शादी के लिए न रह जाए। किसी तरह की कोई जो आपदा आई है उसमें सब मिलके उसको सहयोग कर रहे हैं। कमेटियों से अनुरोध किया है। इंजर्ड है, जब तक वो ठीक नहीं होते उनके लिए पूरी कमेटी तन मन धन से काम। मुझे लगता है कि पीड़ितों का बयान एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल एपी सिंह जी मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब आप देंगे। पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। एक बार पीड़ितों का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। जो इसमें दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे वो बाबा हो चाहे बाबा के कर्मचारी हो। वही सर अंधविश्वास भरा हुआ था लोगों के दिल में। हाँ, आप लोग भी भगवान के रूप में देखते हैं उस बाबा को, या क्या है कहानी? नहीं सर, ऐसे ही अंधविश्वास फैल जाता तो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, और अब अंधविश्वास हट गया हमारे आंखों से। अगर इतने ही वो चमत्कारी होते तो इतनी परेशानी में अपने भक्तों को देखने नहीं आते सर। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो देखो बाबा जी को जिम्मेदार मानते हैं। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचता तो इतनी पब्लिक नहीं पहुँचती वहाँ। साकार विश्वरी को, सूरजपाल बाबा को हम जिम्मेदार मानते हैं। अगर वो नहीं पहुँचता वहाँ तो इतनी सारे मौत नहीं होती। बाबा जी कुछ नहीं है, ये जो हैं ये पाखंडी बाबा कहिए या इनको जो बिना पढ़े लिखे जो हैं वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं, और अपने बच्चों को उनको नहीं मानते, इनको मानते हैं। इनका ऐसा ढकोसला है जो काफी लोग इनका षड्यंत्र मकड़ी जैसा जाल फांसे हुए हैं। औरतें ज्यादा आती हैं। आसपास आडंबर बनाकर रखा हुआ है एपी सिंह जी। पीड़ितों का बयान आप सुन रहे थे। उनका यही कहना है कि बाबा सीधे तौर पर दोषी हैं और ऐसे लाखों लोग होंगे। ये तो कुछ चंद बाइट हमने इस वक्त सुनवाई है। देखिए, ये बिल्कुल इनका कहना मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं। ये भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे देश के तो हैं ही। उस सत्संग में जाते हैं, घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, दुखद है। ये दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, नारायण साकार हरि भी दुखी हैं। और वास्तव में लेकिन ये जो दुर्घटना हुई, साजिश, ऐसे 2-3 दिन के बाद क्यों आया एपी सिंह जी? मेरा सीधा से सवाल आपसे है। आपने कहा कि बाबा के पास मोबाइल नहीं है, वो सोशल मीडिया पर नहीं है। मेरा ये सवाल है कि घटना होने के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे शाम तक बाबा को जानकारी मिल गई होगी, लेकिन वो जब वकील सामने आ जाते हैं उसके बाद बाबा का बयान सामने आता है कैमरे में रिकॉर्ड करके। अगर उन्होंने भक्तों के बीच में बनाकर रखा हुआ है कि वो भगवान है, उनके कृपा मात्र से लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, तो बाबा को तो सबसे पहले आना चाहिए था। उस समय लोगों की मदद करनी चाहिए थी। इतने घंटे क्यों लग गए उनको पीड़ितों का साथ देने में? देखिए, आने की बात है। अगर आज उनको बाहर किया जाए, आज उनको बता दिया जाए यहाँ पहुंचेंगे, इस परिवार में पहुंचेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करने के, उनके इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी, बहुत अस्तव्यस्तता फैल जाएगी, बहुत कानून की स्थिति की समस्या आ जाएगी। आप समझिए, उनका संदेश भी उनके जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, सब तक पहुंचा है, सब मान भी रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी क्या थी? आपने देखा, मैं हाथरस गया, मैनपुरी गया, एटा गया, सभी जगह, अलीगढ़ गया। पहली प्राथमिकता थी कम से कम मृतकों की संख्या हो, ज्यादा अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, वो प्रयास किया गया। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता थी कोई बिना दवा का इंजर्ड ना रह जाए। हायर बेटर मैनेजमेंट के लिए अगर जाना है तो उसे भेजा गया। तन मन धन से वाहन की व्यवस्था, हमारे सेवादारों ने, एक सेवादार ने 3-3 यूनिट ब्लड दिया है, ये सोचिए आप। और उसके बाद तीसरी क्या हमारी प्राथमिकता थी? कोई लाश लावारिस न रह जाए। किसी का अंतिम संस्कार हम तो सम्मान के साथ कर देते, सरकार तो सम्मान के साथ कर देती रीति रिवाज से, लेकिन उसके परिवार के लोग ये ना कहें कि मेरी बहन का मैंने अंतिम दर्शन नहीं किया। अरे यहाँ लोगों का बयान हमने सुनवाया जो बाबा को बता रहे हैं दोषी और बता रहे हैं कि अंधविश्वास का मकड़जाल उन्होंने बनाकर रखा हुआ था। एपी सिंह जी, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, जरा बताइए, बाबा के आश्रम में ये जो पानी पी लेने से कैंसर का इलाज होता है क्या? लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं क्या? ये अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं बाबा जी? मैं बिल्कुल वहां कोई ऐसा नहीं कहता है। पानी कहा जाता है, जल के बारे में कहा गया, जल है, जल अमृत है, जल सभी के लिए अमृत है। हमारे लिए भी जल अमृत है, आपके लिए भी। कहीं जल के बिना काम नहीं चलता है, तो जल की व्यवस्था के लिए वहां नगर पालिका नहीं है, वहां नगर पालिका की सप्लाई की टोटी लगा दी गई। आश्रम में उसमें पानी पीने जाते हैं लोग, आश्रम में क्या उससे बीमारी ठीक होती है? वहां
वहां 10 हैंडपंप लगे हुए हैं, 10 हैंडपंप, 10 से पानी निकलता है। अधिक भीड़ होती है, इसलिए पानी की व्यवस्था के लिए वो किया गया है। अब कोई क्या समझता है, मानो तो देव नहीं, पत्थर तो है ही। बाबा अमरनाथ गुफा में जाते हैं, शिवलिंग है कहने को, लेकिन मानते हैं, श्रद्धा है, आस्था विश्वास। बात आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? दोनों में कोई तुलना है क्या? उदाहरण भी कम से कम ऐसा दीजिए जो लोगों को समझ में आए। अब बाबा अमरनाथ से आप बाबा की तुलना करने लगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, जो पानी है उससे लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है, लोग आस्थावान है, इस वजह से वहां पर जाते हैं पानी लेने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? पानी से जो पानी का काम है वो होता है, जो जल का काम है वो होता है। जल जीवन है तो जल जीवन है, जल से जीवन मिलता है, जल से जिंदगी होती है, जल आवश्यक है शरीर के लिए। शरीर में बॉडी में अधिकतर जल ही है। अगला सवाल ये है, कहने का मतलब इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, 121 लोगों की जो जान गई है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, घटना हुई, दुखद है, हृदय विदारक है, और ऐसी घटना सुनी सुनाई। तभी पीछे मक्का मदीना में घटना हुई, वो सुनी थी, देखी नहीं गई थी, हम लोग यहाँ थे, नहीं देखी गई, लेकिन हृदय विदारक घटना हुई। सन 1965 में 800 लोगों की मौत कुंभ में हुई। हृदय विदारक घटनाएं सुनने में थी, लेकिन ये घटना आपने, हमने देखी, आप सबने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की, मैं भी वहां देख कर आया। दुखद है, हृदय विदारक है, लेकिन हुई है। लेकिन इस पर एसआईटी भी जांच कर रही है। भी बहुत कुछ कहना गलत है, एसआईटी जांच कर रही है। पीड़ितों से मुलाकात करने कब जाएंगे? आखिरी सवाल में कमीशन बना एपी सिंह जी, आखिरी सवाल, बाबा पीड़ितों से मुलाकात करने कब जाएंगे? देखिए, हम परमिशन लेंगे, अगर हमें परमिशन मिल जाए तो वो सब जगह जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर एक नई घटना को अंजाम हो जाएगा, फिर एक नई घटना बन जाएगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जिले स्तर पर जो भी शोक सभा का है, जो संतृप्त परिवारों का, अभी तो मृतक के परिवारों के 10। अब आप तर्क कर रहे हैं या कुतर्क कर रहे हैं, ये जनता के विवेक पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन यकीनन नल के पानी से ना कोई बीमारी ठीक होती है, ना आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आ जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ये मानकर बैठी हुई है कि बाबा के आश्रम में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे में अंधविश्वास फैलाने वाले इस बाबा को लेकर बहन मायावती की ओर से जो बयान दिया गया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ऐसा होगा या लीपापोती की जाएगी और उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी? 121 लोगों की मौत का कौन है गुनहगार, इस पर से पर्दा कब उठेगा? कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी बाकी है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।